Hi everyone, welcome back to this channel Learn with Yusuf. Today we are going to discuss 10th ICSC specimen paper physics. तो ये पेपर जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द करंट पेपर पैटर्न, क्या 10th ICSC ICSC बोर्ड क्या सोच रहा है, किस हिसाब से पेपर है. घबराओ मत, भले ही पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, बट पेपर बहुत इजी होगा अगर आप आपके बेस कॉन्सेप्ट आप टेक्स्ट बुक रीड करना आप स्टार्ट कर दो. अगर अभी भी नहीं किया है तो जितना आप रीड करोगे, जितना आप बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, आपका पेपर ईजी जाएगा. लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अब पहले क्वेश्चन में आपके 15 MCQs है. इन्होंने क्लियरली लिखा है दैट डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन विद करेक्ट, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट उस पर करना नहीं है. हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, हम उसके पीछे का कोर लॉजिक देखेंगे, कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड देन विल मूव अहेड. इस पार्ट में मैं सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं सेक्शन बी सॉल्व करूंगा, सो दैट वी कैन हैव अ स्ट्रक्चर्ड वीडियो. A movement of couple has a tendency to rotate the body in an anti-clockwise direction. Then the moment of couple is taken as. अब सबको मालूम है what a couple is. वो नहीं भाई. तो अगर आपके पास एक रॉड है और अगर उस रॉड के ऊपर आपने एक जगह ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, दूसरी जगह नीचे की तरफ फोर्स लगाया, शर्त ये है कि दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए. सो वो क्या जनरेट करेगा? एक कपल जनरेट करेगा. तो कपल का फॉर्मूला सभी को मालूम है. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल? सो इट इज द वन ऑफ द फोर्स इनटू द डिस्टेंस ऑफ द आर्म लेंथ. मतलब इन दोनों फोर्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ कपल मिलेगा. अब सीधी बात है, इन्होंने एज पर द साइन कन्वेंशन टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कपल जनरेट करना है, तो देखो ये तो मैंने जो फोर्स के डायरेक्शन बनाया है इससे हम करेक्ट एंटी क्लॉकवाइज ही जनरेट करेंगे. सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट जब भी कोई कपल करता है तो हम उसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव मार्क करते हैं. ओके, सो आई होप पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी और क्लियर था. लेट्स मूव अहेड. सेकेंड क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन. अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ट्रस्ट मी, ये एकदम रामबाण सोल्यूशन है. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि बोलता है काइनेटिक, कोई भी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, फटाफट फॉर्मूला लिख दो. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv². अब ऑप्शन पढ़ते क्या बोल रहा है. सो जो चीज फॉर्मूला में होगी उसी पे डिपेंड करेगा, सीधी बात है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी ऑफ मास डिपेंड्स ऑन पोजीशन. क्या कुछ भी तुम्हें फॉर्मूला में पोजीशन जैसा दिख रहा है, एक्स वाई? नहीं, तो हटा दो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी? नहीं. मोमेंटम? हाँ, थोड़ा बहुत सोच सकते हैं. अब बताओ मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv. क्या तुम्हें सबको mv दिख रहा है? हाँ सर. अगर मैं इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करूं, mv और यहाँ पे v, कितनों को दिखा कि ये जो mv है ये ही आपका मोमेंटम है. तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करूं तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ P इंटू वी. अब ये जो P है ये क्या है? मोमेंटम है, राइट? तो यस, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम पे. मैं जनरली यही इंसिस्ट करता हूँ बच्चों को कि लास्ट वाला ऑप्शन भी देखा करो, बट हाँ, बहुत ऑब्वियस था कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता. आई होप सबको ये क्लियर है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन बोलता है, फॉर अ बर्निंग ऑफ कोल इन अ थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इज. तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? कम ऑन यार. कोल क्या है? कोल को बर्न कर रहे हो, राइट? सो केमिकल किस में जाएगा? हीट में. वो हीट एनर्जी टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन जब घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो क्या होगा? मैकेनिकल. एंड वो मैकेनिकल एनर्जी से आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल. सो आपका बहुत ऑब्वियस ऑप्शन था, वो है बी. चल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन. अब देखते हैं क्या बोला है, पहले क्विक रीड करते हैं. द एडजेसेंट डायग्राम शोज द मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट था. तो आपको डायग्राम में एक मूवेबल ब्लॉक का डायग्राम दिया हुआ है, तो ये मूवेबल ब्लॉक है. ओके, दिस इज एमबी, मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन. From the diagram, we can conclude that the number of pulleys used in the fixed blocks are. तो fixed block में कितनी pulleys यूज की है? अब सुनो, सिंपल है. आप हमेशा याद रखो, मूवेबल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आपके जो मूवेबल पुलीज होने चाहिए वो हमेशा आपके फिक्स नंबर ऑफ पुलिस से इक्वल होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए. आई रिपीट, आपके ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आपके जितने भी मूवेबल पुलिस होने चाहिए वो या तो इक्वल होने चाहिए या तो एक कम होने चाहिए. किससे? फिक्स नंबर ऑफ पुलिस से. अब ये भी हमें मालूम है कि डेफिनेटली वो कम ही होना चाहिए नंबर ऑफ फिक्स पुलिस से आपका मूवेबल पुली, सो दैट एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो. अब दिख रहा है अगर
यहां पर एक मूवेबल पुली है, राइट, एक मूवेबल पुली, तो सीधी बात है कि जो फिक्स नंबर ऑफ पुलीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा ही होगी। अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो क्या होगी, ज्यादा, राइट। सो हमारा जो नंबर ऑफ फिक्स पुलीज है वो क्या है, 2। आई होप ये क्लियर हुआ। अब कोई आर्ग्यू करेगा कि सर देखा आपने बोला कि नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस जो है वो फिक्स नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल भी हो सकता है, तो आंसर तो 1 भी हो सकता था, बट हमें एफिशिएंसी, हम बाय डिफॉल्ट क्या चाहते हैं, एफिशिएंसी अच्छी चाहते हैं, तो सीधी बात है नंबर ऑफ फिक्स पुलिस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए मूवेबल पुलिस से, विच इज 2। ओके, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ प्रिज्म इनसाइड द प्रिज्म कंपेयर टू द ब्लू लाइट, द रेड लाइट। अब देखो ऑप्शन ना भी पढ़ो तो तुम्हें समझ में आता है, जब भी हम एक प्रिज्म की बात करते हैं तो उसमें जब भी एक व्हाइट लाइट एंटर करेगा वो 7 कलर्स में टूटेगा, राइट, 7 कलर्स में टूटता है। सभी को मालूम है जो वॉयलेट होता है वो सबसे ज्यादा टूटता है, विच सबसे ज्यादा डिविएट करता है, और रेड सबसे कम डिविएट करता है। उन्होंने ब्लू और रेड का कंपैरिजन बताया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, रेड लाइट के बारे में पूछ रहा है तो रेड लाइट के बारे में ही सोचना है कि भाई रेड लाइट जो है वो सबसे कम डिविएट करेगा, मतलब सबसे कम रिफ्रैक्ट करेगा। दूसरा, बिकॉज वो सबसे कम रिफ्रैक्ट करेगा उसकी जो वेलोसिटी है उसमें भी सबसे कम चेंज आएगा, मेक सेंस। सो उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो क्या लिखा है, द रेड लाइट स्लोज डाउन लेस, द रेड लाइट, यस ये हो सकता है, बट रिफ्रैक्ट्स मोर, नो इट डज नॉट रिफ्रैक्ट मोर। तो ए नहीं है, बी और सी तो बिल्कुल नहीं है। डी में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली वही चीज दी हुई है जो हम चाह रहे हैं, वो है इट स्लोज डाउन एंड लेस एंड इट रिफ्रैक्ट्स लेस एज वेल। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंडोस्कोप यूजेस ऑप्टिक फाइबर टू ट्रांसमिट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ एन इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां पे क्वेश्चन आगे रीड करने से पहले आपको 2 चीज मार्क कर लेनी है, एक ऑप्टिक फाइबर और विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। द प्रिंसिपल ऑफ लाइट दैट इज यूज्ड बाय द ऑप्टिक फाइबर इज बेस्ड ऑन, कम ऑन यार, ऑप्टिक फाइबर सिग्नल्स को अंदर ही अंदर ट्रांसफर करना है। अंदर ही अंदर वर्ड जैसे ही सुना दिमाग में क्या आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट्स इट। अब ज्यादा दिमाग मतलब ऑप्टिक फाइबर जैसे ही सुनो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख दिया करो। नेक्स्ट अब आता है, a convex lens has a focal length of 12 centimeter with an object at a distance of 20 centimeter in front of the lens. He obtains a blurred image on the screen placed at a distance of 23 centimeter in front of the lens. In order to obtain the clear image, he has to move the screen. अब आपने नोटिस किया, the way I read this question is one of the worst ways of reading the question according to me. Okay, reason बताता हूँ। आप इतना घाय घाय में अगर क्वेश्चन रीड भी कर लोगे ना, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, अनलेस एंड अनटिल आपने उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन 100 नहीं कर लिया हो या 50 नहीं कर लिया हो। आप क्या करो, आप जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिखती है ना उसको पिन डाउन कर दो। अब क्या बोला है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सभी को मालूम है पॉजिटिव 12 होगा वो, विद एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस विच इज -20 सेंटीमीटर। अब ही ऑब्टेन्स अ ब्लर इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ब्लर इमेज बोला है मतलब अभी इमेज क्लियरली जगह पे नहीं बना है, ब्लर इमेज बना है, दैट मींस जो इमेज का डिस्टेंस है वो 23 सेंटीमीटर तो नहीं है, सोचो खुद ही। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज ही हैज टू मूव द स्क्रीन। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके, बहुत ईजी वाला तरीका बताता हूँ। प्रैक्टिकल तरीका ये है कि वी निकाल लो, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मतलब मैं ऑब्वियस सोल्यूशन बता रहा हूँ, वी निकाल लो, जो भी वी आता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला है, इमेज स्क्रीन कहां रखी है इन्होंने 23 सेंटीमीटर पे, राइट। अब या तो वी तुम्हारा 23 से ज्यादा आएगा या तो वी तुम्हारा 23 से कम आएगा, कॉमन सेंस, बिकॉज 23 पे अगर इमेज ब्लर बन रही है तो या तो इमेज 23 के बाद बनी होगी या तो इमेज 23 सेंटीमीटर के पहले बनी होगी। जहां पर भी इमेज बनी है उस हिसाब से स्क्रीन को हमें मूव करना है। इतना दिमाग लगाने से अच्छा, इतना टाइम डालने से अच्छा काम करते ना, डायग्राम से समझते हैं। अब नोटिस करो, सभी को मालूम है that this is your optical center, this is your f, this is your 2f, this is your f, this is your 2f, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को इन्होंने कहां रखा, अब ये फोकल लेंथ 12 है, राइट, फोकल लेंथ 12 है, तो जो आपका 2f होगा वो कितना होगा, 24 होगा। अब ऑब्जेक्ट को इन्होंने कहां रखा है, ऑब्जेक्ट को इन्होंने रखा है एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां। अब कितनों को याद आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 या मैं बोलूं f या 2f के बीच में अगर रखा गया है तो जो इमेज आती है वो कहां आती है, इमेज आती है बियॉन्ड 2f, राइट। हो गया सवाल खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे भी 12 होगा, यहां पे भी 24 होगा, सीधी बात है। अगर इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है आपकी बियॉन्ड 2f, इसका मतलब जो स्क्रीन है, अब अच्छा स्क्रीन यहां रखा था उन्होंने 23 पे, तो अब स्क्रीन को ये तुम्हारा लेंस है, तो स्क्रीन को कहां लेके जाओगे, अवे लेके जाओगे, राइट। तो देखो क्या बोला है, अब टुवर्ड्स द लेंस स्क्रीन करोगे क्या मूव, नहीं, अवे फ्रॉम द लेंस करोगे क्या, हाँ, ये तुम्हारा ऑप्शन था। क्लियर, इतना सिंपल है अगर तुम रे डायग्राम्स के थ्रू करते हो तो। अदरवाइज यू कैन चूज ट्रेडिशनल वे विच इज फाइंड द वी एंड देन यू कैन मूव अहेड। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है, एक सेकंड,
सॉरी, असर्शन बोला है इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट। अब ये असर्शन सही है या गलत है? अब सुनो मुझे बात ध्यान से। जब हम रेडिएशंस की बात करते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, राइट, ये देखो मेरे उससे निकल रहा है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। वापस से सुनना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। अब विजिबल हमारी लाइट से जो अब तुम्हें मालूम है जो विजिबल लाइट होती है वो फॉग एंड मिस्ट से ट्रैवल नहीं कर पाएगी इतनी आसानी से, राइट, इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी, हमें ब्लर दिखेगा। बट क्या मैं ये बोल सकता हूं विजिबल रेडिएशन का जो हाईएस्ट वेवलेंथ है वो किसका है? रेड का वेवलेंथ है, रेड का वेवलेंथ। अब इंफ्रारेड का वेवलेंथ जो होगा वो डेफिनेटली रेड से भी ज्यादा होगा, और हम अच्छे से जानते हैं जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा वो इतना आसानी से दूर ट्रैवल करेगा और निकलेगा। तो सीधी बात है, इंफ्रारेड रेडिएशंस बिकॉज उनका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है रेड लाइट से भी, इसका मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैवल करेंगे लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट। तो मतलब असर्शन तो सही है। अब देखते हैं क्या रीजन भी सही है। इंफ्रारेड रेडिएशंस अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर। सही है ना यार? अब अगर रेड, तुम्हें भी मालूम है सातों कलर्स में से रेड जो अलग होता है वो मिनिमम डिविएशन बताता है, मिनिमम स्कैटरिंग बताता है। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है। अब अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो इंफ्रारेड का तो और ज्यादा हुआ, दैट मींस वो मिनिमम स्कैटरिंग दिखाएगा अर्थ एटमॉस्फेयर में। सो योर असर्शन इज ट्रू, योर रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप ये क्लियर हुआ। नोटिस करो सब कुछ कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर है, दैट्स इट। चल नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बोला है टू साउंड वेव्स x एंड y हैव द सेम एम्पलीट्यूड। अब जैसे ही वो बोलता है सेम एम्पलीट्यूड, मेरे दिमाग में आता है कि दोनों का लाउडनेस सेम है। मैं बोल रहा हूं, मेरा दोस्त बोल रहा है, दोनों का लाउडनेस सेम है एंड द सेम वेव पैटर्न। सेम वेव पैटर्न का मतलब देखो, एम्पलीट्यूड से तो लाउडनेस पता चल गया सेम है दोनों की, वेव पैटर्न से पता चल गया दोनों साउंड की क्वालिटी भी सेम है, मतलब वेव जो बन रही है दोनों साउंड की वो भी सेम बन रही है। अब लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसीज है, अब मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज है और मेरे दोस्त की जो फ्रीक्वेंसी है वो 120 हर्ट्ज है। अब क्या होगा देखो, तुम्हें मालूम है फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक चीज बताता है, वो है द पिच ऑफ द साउंड। अब मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है, इसका मतलब मेरी आवाज में गहराई है, ग्रेव है मेरी आवाज, और मेरे जो दोस्त की आवाज है वो क्या है वो 120 हर्ट्ज, राइट, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, पिच ज्यादा है। तो बहुत ऑब्वियस है ऑप्शन दैट एक्स विल बी ग्रेव, मतलब मेरी आवाज ग्रेव होगी और मेरे दोस्त की आवाज श्रिल होगी। सो वाई एक्स विल बी ग्रेव and y will be shrill. Next question. The voltage and current graph is given to you. Different materials. अब आप अच्छे से मालूम है आपको कि V और I का जब भी ग्राफ हमें मिलता है हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो पहले तो मैं क्वेश्चन आगे ना रीड करके ये देख लूं कि कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है। अब ये मैं जनरली करता हूं, मैं ये इसीलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो मैं आपको पहले से बता दूं, नहीं, दिस इज द अप्रोच। आपको जो इंफॉर्मेशन दिख रही है आप पहले उसको गैदर करने की कोशिश करो कि यार भाई मैं इससे मैं क्या समझ सकता हूं, उसके बाद देखते हैं। तो अब देखो, द ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर 4 डिफरेंट मटेरियल्स इज शोन इन फिगर। ओके, पी क्यू आर एन एस। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं आई से एंगल मेजर करना स्टार्ट करूं तो जो पी का एंगल है वो सबसे ज्यादा बन रहा है, दैट मींस स्लोप पी का ज्यादा है। सो पी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, एस का रेजिस्टेंस सबसे कम है। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज मटेरियल्स वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब के लिए हम जब भी फिलामेंट यूज करेंगे हम हाई रेजिस्टेंस वाला फिलामेंट यूज करेंगे। इसका मतलब अपना ऑप्शन पी है, अब सी है जिसका आंसर पी है, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। अभी के कन्वेंशन के हिसाब से हम येलो कलर यूज करते हैं, बट ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से हम ग्रीन कलर यूज करते थे। नेक्स्ट, करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल एज शोन इन द फिगर। Which of the given figures correctly depicts the magnetic polarity and the direction of the lines of force along the axis of coil? अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, as an educator मुझे मालूम है जब भी आप ऑप्शन, लाइक मैं भी ऑप्शन देखूंगा तो मैं बोलूंगा यार क्या चल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन देखकर घबराओ मत। आप पहले ये देखो, क्या इस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। सीधा सीधा हिसाब है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है नॉर्थ बोल दो, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है साउथ बोल दो। तो पहली बात तो करंट क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, साउथ। तो एक बात तो तय है कि मुझे जो ऑप्शन अब सिलेक्ट करने हैं वो नॉर्थ वाले ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने हैं, साउथ वाले ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अब साउथ के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अब तो मुझे खुद बताओ ना यार। हमें अच्छे से मालूम है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो यहां पे साउथ तो दिख रहा है जो कि राइट है अगर उसके हिसाब से देखें, लेकिन यार साउथ से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी निकलती है, वो तो नॉर्थ से निकलती है। मतलब ऑप्शन ए भी रॉन्ग है और ऑप्शन सी राइट है। अब आपने नोटिस किया मेरा फोकस राइट आंसर से ज्यादा रॉन्ग आंसर ढूंढने पे था, बिकॉज ये आपका क्लैरिटी, आपके दिमाग को और क्लियर करेगा।
So yes, our option is C. Next question, heat capacity of a body is what? चलो, heat capacity क्या होता है? It is the energy needed to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. Come on यार, उसके अलावा जो भी दिया हुआ है वो सब कुछ like useless options आप सभी को मालूम है, इसमें ज़्यादा discussion की जरूरत नहीं है. The amount of heat energy required to melt a given mass of substance at its melting point without any rise in temperature is called. अब देखो, बिना टेम्परेचर को राइज किए जो काम करवाता है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं. मतलब लेटेंट हीट क्या? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज वो आइस को क्या कर रहा है? मेल्ट. कुछ क्वेश्चंस तो इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट 146 न्यूट्रॉन्स. ठीक है भाई, अब नोटिस कर रहे हो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है मैं आगे रीड नहीं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ये फिट हो गया है. मैं पूरा क्वेश्चन रीड करके दिमाग खराब नहीं करूंगा. जैसे जैसे वैल्यू दिख रही मैंने लिख दिया. अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन्स एंड 95 प्रोटॉन्स. ठीक है, इट डीकेज आफ्टर एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल. मतलब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है. तुम्हें अच्छे से मालूम है अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो वो 2 प्रोटॉन निकालता है और 2 न्यूट्रॉन निकालता है. मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, एटॉमिक मास नंबर 4 से इसीलिए कम होता है बिकॉज 2 ऊपर से 2 प्रोटॉन का भी शिफ्टिंग दिखा रहा है और 2 न्यूट्रॉन का भी. सभी को मालूम है ये चीज, है ना. सो बेसिकली 2 प्रोटॉन निकल रहा है, 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है. हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द न्यूक्लियस आफ्टर एन एमिशन एंड अल्फा एमिशन. सीधी बात है, अगर 2 प्रोटॉन निकला तो 95 का क्या हो जाएगा? 93. और अगर 2 न्यूट्रॉन में निकला तो 146 का क्या हो जाएगा? 144. आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी. ऑप्शन सी. ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज ही अगेन, बट अच्छे क्वेश्चन है. अब सुनो ध्यान से. Complete the following by choosing the correct answer from the bracket. A dash lever will always have mechanical advantage greater than 1. अब देखो 2 पॉसिबिलिटीज है. या तो तुम्हें याद हो आंसर, रटा हुआ हो और तुमने लिख दिया आंसर और आगे बढ़ गए, या फिर तुम 2 मिनट ले लो और तुम्हें समझ में आ जाएगी बात. मुझे अच्छे से मालूम है, तुम्हें अच्छे से मालूम है दैट मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. क्लियर? बराबर बराबर बराबर. मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. बराबर. मुझे एक बात बताओ, जब भी किसी 2 चीज का रेशियो लिया जाता है वो रेशियो ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा. वेरी ऑब्वियस. कोई भी 2 चीज का रेशियो लेस देन 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो. बस हमें यही देखना है, दैट्स इट. अब सुनो ध्यान से. क्लास 1 लेवल में सभी को मालूम है दैट जो तुम्हारा फल्क्रम होगा वो एफर्ट और लोड के बीच में होगा. क्लियर? आई रिपीट, जो तुम्हारा फल्क्रम होगा वो एफर्ट एंड लोड के बीच में होगा. क्लियर क्लियर क्लियर. अब वो अलग बात है, एफर्ट फल्क्रम के नजदीक हो सकता है, लोड फल्क्रम के नजदीक हो सकता है, जिसकी वजह से एफर्ट आर्म और लोड आर्म में चेंजेस आएगा. तो क्या मैं बोल सकता हूं क्लास 1 लेवल में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है एंड इक्वल टू 1 भी हो सकता है. इक्वल टू 1 तो इन द केस ऑफ सीसॉ होता है, राइट? ये क्लियर? तो एक बात तो तय है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्लास 1 लेवल नहीं है. अब रही बात क्लास 2 और क्लास 3 लेवल की. अब तुम खुद सोचो. अब अगर मैं क्लास 2 लेवल की बात करूं तो उसमें जो तुम्हारा कौन आता है? बताओ कौन आएगा? जो तुम्हारा लोड है, राइट, वो फल्क्रम और एफर्ट आर्म के बीच में होगा, राइट? लाइक एफर्ट और फल्क्रम के बीच में होगा. अब अगर तुम्हारा लोड फल्क्रम से नजदीक है, तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा लोड फल्क्रम से नजदीक है तो लोड आर्म छोटा हो गया, और अगर तुम्हारा एफर्ट फल्क्रम से दूर है तो एफर्ट आर्म बड़ा हो गया. तो उस हिसाब से जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? सो क्लास 2 लेवल में जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है. तो आप खुद ही सोच सकते हो कि क्लास 3 लेवल्स में एफर्ट फल्क्रम और लोड के बीच में आता है, इसीलिए आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लेस देन 1. आई होप ये क्लियर हुआ. ऑलवेज लेस देन 1, सॉरी. इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इंक्रीज इन द वेट ऑफ वो मूवेबल पुली. देखो अभी पीछे किया था यार अपन ने, उन्होंने क्या बोला? हम इंक्रीज मूवेबल पुली में इंक्रीज ला रहे हैं. तुम खुद सोचो, मान लेते हैं एक मूवेबल पुली है तो नंबर ऑफ फिक्स पुलीज ऊपर 2 मान लेते हैं, तो एफिशिएंसी अच्छी है. अब मुझे मालूम है मैं ज्यादा से ज्यादा मूवेबल पुली में एक और बढ़ा सकता हूं. क्यों? क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ फिक्स पुलीज 2 है. नंबर ऑफ फिक्स पुलीज अगर 2 है तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक मूवेबल पुली और बढ़ा सकता हूं. अगर मैं एक मूवेबल पुली और बढ़ा दूं, वेट अगर इंक्रीज कर दूं, तो एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइट? सो द एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम विल डिक्रीज. क्लियर? देखा? तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो बहुत ही ज्यादा उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड रखे क्वेश्चंस. दैट्स इट. इफ द मास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है. if the mass as well as the velocity of a body is doubled, then the kinetic energy of the body. चलो, kinetic energy का फॉर्मूला होता है ½ mv².
उन्होंने बोला है कि जो मास है वो डबल हो रहा है, ठीक है भाई, डबल कर दो फटाफट, और जो वेलोसिटी है वो भी डबल हो रही है, विच इज 2v का होल स्क्वायर। अगर आप नोटिस करोगे हाफ एज इट इज, m और v स्क्वायर एज इट इज। अब नंबर्स को देख लेते हैं, 2 एज इट इज, और ये 2 2 4 हो रहा है, राइट, ये 2 2 4 हो रहा है। सो जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली 8 टाइम्स बढ़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? ओके, इट बिकम्स 8 टाइम्स, सो इट बिकम्स 8 टाइम्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा है चीज। ओके चलो नेक्स्ट आता है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज। अब देखो, पावर का एक यूनिट तो है जूल पर सेकेंड, पावर को जूल पर सेकेंड ना लिख के क्या लिख सकते थे, वॉट लिख सकते थे, पावर को किलो वॉट लिख सकते थे, राइट। अब बहुत सारी चीजें, सवाल ये उठता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या यूज होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन्स की बात करता है, बड़े बड़े मशीनरीज की जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में मेजर होती है, राइट। सो सीधी बात है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन इंडस्ट्रियल यूनिट से भी आ सकता था, ये मैं लिख दूं। सो यूनिट ऑफ पावर यूज इन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, तो वो क्या होगा, हॉर्स पावर। क्लियर हुआ सबको? चल, 2 कॉपर वायर्स कैन हैव डिफरेंट डैश एंड बट विल हैव सेम डैश। अभी क्या डैश एंड डैश है? कॉपर वायर बोला, 2 कॉपर वायर बोला, तुम मुझे खुद बताओ, 2 कॉपर वायर है तो क्या उनका रेजिस्टेंस अलग होगा या रेजिस्टिविटी अलग होगा? सीधी बात है, रेजिस्टेंस अलग होगा, हो सकता है, क्यों? क्योंकि लेंथ अलग हो सकता है, एरिया अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो वो तो सेम रहेगा, बिकॉज कॉपर है। सो क्या सेम रहेगा? सो दे विल हैव सेम रेजिस्टिविटी बट विल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। प्लीज डोंट गो ऑन माई हैंड राइटिंग, मैं बहुत ही अच्छा लिखता हूँ, ठीक है। मेरा मेन इंटेंशन है आपको चीज़ें समझे, नहीं तो इस बार स्पेसिमेन पेपर में सॉल्यूशंस तो उन्होंने भी पीछे दे दिए, सॉल्यूशंस बोलते नहीं है, राइट। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट ऑफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अज्यूम नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमें अच्छे से मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m/g/h। जब मैं ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ उसका मास चेंज नहीं होने वाला, उसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटी है 9.8 वो चेंज नहीं होने वाला, बट एक चीज चेंज हो रही है, वो है हाइट। दिख रहा है हमें कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो उसका उन्होंने ग्राफ बनाने बोला है। तब खुद सोचो ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं, तो देखो कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करता है और हाइट को एच से रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द ग्राफ विच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2 मार्क का ग्राफ था यार, कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेव यूज फॉर एको डेप्थ साउंडिंग। डेप्थ फाइंड करने के लिए कौन सी वेव्स यूज की जाती है? हमारे पास 3 साउंड वेव्स है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक। जो बेस्ट साउंड वेव्स होती है जिनको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वो होता है अल्ट्रा सोनिक साउंड वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड बोल सकते हो, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है गिव द रीजन फॉर द यूज, राइट, क्या क्यों हम ये यूज करते हैं। सो बहुत ऑब्वियस एक रीजन है, इट हैज हाई डायरेक्टिविटी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? हाई डायरेक्टिविटी का मतलब होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा लंबे लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो ये उसका एक बहुत वैलिड रीजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। सेक्शन बी थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करेगा बट बहुत ज्यादा नहीं है। सो अब तक तो सब चीजें सॉर्टेड चल रही है। रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो, अ लेंस विद 2 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इज शोन इन द फिगर। इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है पैरेलल रेज आ रही है, राइट। अगर पैरेलल रेज आ रही है तो वो डेफिनेटली इमेजेस बनाएंगी फोकस पे, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताओ, अगर 2 लेंस है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है कितनी लाइट बेंड करेगी। अब सीधी बात है, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो दोनों लाइट अलग अलग तरीके से बेंड करेगी, और अगर दोनों लाइट अलग अलग तरीके से बेंड करेगी इसका मतलब जो इमेज है वो भी अलग अलग जगह बनेगा, विच इज ऑल्सो ऑब्वियस कि जो इमेजेस है वो एक नहीं बनने वाली, वो कितनी बनने वाली है, 2। सो हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन? सो 2 इमेजेस विल बी सीन। आई होप ये क्लियर है। आप जस्टिफिकेशन उसका दे सकते हो, सिंस there are 2 lenses of different refractive indices, the images will also be formed, like the क्या ही बोल रहा हूँ, 2 images form होगी, ठीक है। अभी a glass lens always forms a virtual, erect and diminished image। अब ये था important, ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे घाई घाई में गलती करते हैं। देखो आपको पता है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कॉन्वेक्स लेंस 2 टाइप की इमेजेस बनाता है, वो रियल इमेज भी बनाता है
और वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। वो रियल इमेज हर साइजेस का बनाता है। वो इमेज स्मॉल बना सकता है, वो सेम साइज बना सकता है, वो लार्ज साइज बना सकता है, चलो छोड़ ही दो। वो वर्चुअल इमेज जब बनाता है, हमेशा याद रखना वो लार्ज वर्चुअल इमेज बनाएगा, जो 6th केस होता है इस लेंस का रे डायग्राम में, राइट। इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अब ग्लास लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बना तो रहा है, इरेक्ट इमेज तो है, लेकिन वो इमेज लार्ज नहीं है, वो क्या है, डिमिनिश। इसका मतलब अब ये कॉन्वेक्स नहीं है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव, बिकॉज कॉन्केव हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनाएगा। ये बहुत, अब नोटिस किया आपने, साल भर हम रे डायग्राम्स रिवाइज किए, ठीक है, साल ना, चलो साल भर तो नहीं, अपने रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस किए। आपको फंडामेंटली आके पूछ क्या रहा है, वो आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो जितना अच्छा आपने रीड किया है, जितना अच्छा आपने कॉन्सेप्ट को बेस लेवल पर याद रखा है, पेपर सॉल्व होने वाला है। इससे पहले था कि रे डायग्राम बनाओ, ये कैलकुलेशन करो, वो कैलकुलेशन करो, आपने पूरी मेहनत की, आपका घबराओ मत, इजी है पेपर, ठीक है। सो ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज, आइडेंटिफाई द लेंस, सो इट इज अ कॉन्केव लेंस। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जाते हैं, अगेन हाउस होल्ड सर्किट्स, है ना। रीजन इन्होंने पेपर पैटर्न इस तरीके से चेंज किया है, बिकॉज ये चाहते हैं कि हम वो जो गधा मजदूरी होता है ना, जो डोंकी वर्क होता है, वो हम ना करें, ठीक है। एंड वो बहुत अच्छी बात है, राइट। वो प्रैक्टिकली आपको चीजें सिखाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सब देखो क्या मस्त क्वेश्चन है ये। इफ अ लाइव वायर मेक्स एन एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद द मेटल केस with circuit A and B in the diagram illustrating an electric iron is considered safe for the use assuming that the fuse is present in the live wire in both the circuits justify। देखो, भले ही आपने लाइव वायर को साथ फ्यूज जोड़ दिया, आपने घर को बचा लिया, अरे भाई आप खुद को भी तो बचाना चाहिए ना। उन्होंने क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक आयन है, राइट, उस इलेक्ट्रिक आयन से मेटल केस चिपक गया है, ठीक है। अब सीधी बात है, मेटल केस, मेटल कंडक्टर है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और दोनों ही केस में ये जो इंसान है, जिसमें बहुत ज्यादा मस्ती है, इसने मेटल केस को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब सीधी बात है, मेटल केस से इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी पास हो सकती है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम भी अर्थिंग वायर का काम कर सकते हैं, अर्थिंग का काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर शॉक ना लगे, इसका मतलब क्या, कि मुझसे करंट पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, कि मेटल केस से करंट मुझ में पास नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, डायग्राम ए में लाइव वायर से जब करंट कॉइल में आ रहा है, तो वो कॉइल से करंट कहां जाएगा, मेटल केस में आ जाएगा। देखो ना, डायरेक्शन देखो। अब वो मेटल केस मैंने पकड़ा है, तो अगर तो ये मेटल केस ग्राउंडेड नहीं होता, अब इस केस में ग्राउंडेड है, क्या मैं बोल सकता हूं करंट सीधा ग्राउंड में उतरेगा और मैं बच जाऊंगा, यहां पे बच गया हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड केस देखोगे, मेटल केस मुझसे जुड़ा तो है, लेकिन मेटल केस ग्राउंडेड नहीं है, तो सीधी बात है, जो शॉक लगेगा वो इस केस में लगेगा, विच दिस इज नॉट सेफ टू यूज। देखो, उन्होंने ये नहीं बोला है व्हाट इज नॉट सेफ टू यूज, तो बी मार्क करके नहीं आ जाना, उन्होंने बोला है व्हाट इज सेफ टू यूज। दिस इज योर ऑप्शन। देखा आपने, हाउस होल्ड सर्किट्स किया, सब कुछ पढ़ा, आया क्या क्वेश्चन इतना फंडामेंटल लेवल पे, बिकॉज वो चाहते हैं कि डे टू डे लाइफ में आप कैसे उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, ये बहुत क्विक है क्वेश्चन, फटाफट निपटा लेते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू चेंज हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। हाई से लो किया, तो देखो ना, ऊपर हाथ करो, हाई से लो किया मतलब स्टेप डाउन। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज विच इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एंड हमें ये बिकॉज पता है, देखो इन्होंने खुद लिखा है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल, मतलब याद जो किया होगा वो लिख दो। स्टेट वेदर द टर्न रेशियो ऑफ द अबाउट ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। हमें अच्छे से पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो होगा, जो टर्न्स रेशियो होगा, वो क्या होगा, लेस देन 1, बिकॉज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत से लोगों ने कॉमन एक मिस्टेक की है पेपर सॉल्व करते वक्त। जब मैंने देखा, पूछा, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, दो ऑब्जेक्ट्स है, चलो मुझे क्वेश्चन क्योंकि मालूम है, मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ ही रीड करके तुम्हारे साथ इवेलुएट करता हूँ। अ सॉलिड मास ऑफ 60 ग्राम, तो एक सॉलिड मास है 60 ग्राम का, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का इनिशियल टेम्परेचर है, एंड 150 ग्राम ऑफ वाटर, 150 ग्राम वाटर है, एंड उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, मतलब हीट एक्सचेंज होने वाला है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो सीधी बात है 150 ग्राम, आई एम सो सॉरी, 150 ग्राम। तो एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट लूज करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करेगा, तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। एंड उन्होंने बोला है कि जो फाइनल स्टेडी टेम्परेचर है दोनों का, वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 100 से उतर के कहाँ आ रहा है, 25 तक आ रहा है, और ये 20 से चढ़ के कहाँ जा रहा है, 25 तक जा रहा है। तो अगर आप नोटिस करो, इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 5 डिग्री का। अरे इतना सिंपल, मैं अभी रफली सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, खाली अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। और ये 100 से कहाँ उतर के आ रहा है, 25 विच इज 75 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, ठीक है।
कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो सीधी बात है, इसका सी कितना दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम, जो भी है केल्विन है ना, और यहां पे इन्होंने बोला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पे गलती क्या होती है मैं बताता हूं। यहां पे गलती होगी कि उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, तो सी आपको पूछा है, राइट। सी नहीं पूछा भाई, उसने हीट कैपेसिटी पूछा है, उसने हीट कैपेसिटी पूछा है, उसने m इंटू सी पूछा है। नहीं सर नहीं समझा, चलो सुनो मैं बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने सब कुछ डेटा है, राइट। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, अब कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है सब मुझे इतना बता दो। हु इज लूजिंग? द सॉलिड मास इज लूजिंग, सो हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन, राइट। अब हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा m c डेल्टा टी, और यहां पे भी क्या होगा m c डेल्टा टी। आप 1 2 1 2 वो सब आप लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने भाई सॉलिड की बात चल रही, ठीक है, तो सॉलिड का एक काम करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर लिख दे। तो सॉलिड चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 75 हुआ, बहुत ऑब्वियस है। उन्होंने तुमसे सिर्फ सी नहीं पूछा। अब गलती देखो क्या हो रही है, मास क्या है। अब आप बोलोगे नहीं सर मास तो दिया है सॉलिड का, तो 60 लिखूंगा, इनटू सी ढूंढना है मुझे, इज इक्वल्स टू एम कितना दिया हुआ है किसका? वाटर का, हाँ एम दिया हुआ 150, इनटू सी कितना दिया है? सी हमें हीट कैपेसिटी। अब नोटिस करो ना, यहाँ पे एसपी लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? चेंज इन टेम्परेचर ये कहाँ गया? 20 से 25 गया, मतलब 5। तुम मजाक के अलावा बोल रहा हो, तुम ये सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर 0 मिलेगा यार। क्यों? उन्होंने तुमसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पूछा, उन्होंने सी नहीं पूछा, यही तो कैच है क्वेश्चन का। उन्होंने तुमसे हीट कैपेसिटी पूछा है, समझे? तो इसका मतलब उन्होंने डायरेक्टली तुमसे एमसी का वैल्यू पूछा है, एमसी का वैल्यू। सो दैट मीन्स ये जो सी है ये यहाँ, सॉरी जो एम है यहाँ पे वो नहीं होगा। इन शॉर्ट इन्होंने आपको एमसी पूछा है, एमसी। और अगर मैं इस एमसी को डायरेक्टली कैपिटल सी से लिख दूं, जो कि हम जनरली करते हैं, राइट, आपको कैपिटल सी पूछा है। अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहां तक मुझे मालूम है 75 नीचे जाएगा, तो 75 1 सा, 75 2 सा, ये 2 5 सा कितना हो जाएगा? ये 2 5 सा हो जाएगा 10, और 10 को 4.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 42। समझे कि नहीं समझे? कॉमन मिस्टेक, कम ऑन। चलो मैंने अच्छा खासा इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है, सो दैट आपसे वो कॉमन लाइक मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। ओके, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ सेक्शन ए। फटाफट ये कंप्लीट कर लेते हैं। नेम द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। क्या प्रिंसिपल है यार? वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर इसी पे काम करता है। मैं रिपीट भी करता हूँ, व्हाट इज EMI? सो व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, इट प्रोड्यूसेस अ करंट, एंड दिस करंट इज called as induced current, and this is the working principle of an AC generator. State its one use. कहाँ पे यूज होता है? It is used as a backup in lifts. अब एक रीजन और कहाँ यूज कर सकते हैं जनरेटर को हम यूज कर सकते हैं बैकअप्स फॉर लाइव इवेंट्स, लेना लाइव कॉन्सर्ट्स। सोचो आजकल बहुत कॉन्सर्ट्स वगैरह चल रहे हैं ना, तो वहां पे यूज किया जा सकता है फॉर द पावर सप्लाई, है ना। चलो नेक्स्ट, नेम द रेडिएशंस दैट आर एमिटेड ड्यूरिंग अ डीके ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो, न्यूक्लियस के डीके से 3 ही टाइप के रेडिएशन निकलेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। उन्होंने बोला है वो रेडिएशन की बात करो जिसकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या? जो आर पार हो जाए, लाइक आर पार हो जाए सबसे। तो वो एक वन एंड ओनली कौन है? गामा पार्टिकल। ठीक है, हो गया सवाल खत्म, इतना इजी था। डज द एमिशन ऑफ द अबाउ मेंशन्ड रिजल्ट above mentioned radiation result in change in the mass number? No, there is no change in the mass number, because जब भी एक न्यूक्लियस से गामा रेडिएशन बाहर आएगा, देखो अल्फा बाहर आता है तो मास नंबर में चेंज आता है, प्रोटॉन नंबर में चेंज आता है। बीटा रेडिएशन बाहर आता है, मास नंबर में चेंज नहीं आता, प्रोटॉन नंबर में चेंज, लाइक एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, राइट। लेकिन अगर एक गामा रेडिएशन बाहर आएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी चीज में। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर। आई होप ये क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, नहीं आई गेस इसके बाद भी क्वेश्चन है ना, नहीं यही है। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, एंड देन वी विल एंड। बहुत ज्यादा ना हो जाए ये लंबा वीडियो। द ग्राफ इलस्ट्रेट्स द कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। मतलब न्यूट्रॉन्स आपको बता रहा है मास नंबर के बारे में, एडिशन में A B C D एलिमेंट्स दिए हुए हैं। दिस एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द लेटर्स रेदर देन देयर कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब इन्होंने बोला है व्हेन द एलिमेंट C डिपिक्टेड इन द ग्राफ, एलिमेंट C को देख लेते हैं।
अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके। अब सीधी बात है, रेडियो एक्टिव डीके में अगर गया तो अल्फा बीटा गामा निकालेगा, ठीक है। इट रिलीजेस रेडियो एक्टिव रेज, ठीक। व्हेन दीज रेज आर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस अपने आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स टीचर तो यही बोलेगा ना यार। अब सुनो ध्यान से, 3 रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का जो चार्ज है वो प्लस है, बीटा का जो चार्ज है वो माइनस है, और इसके ऊपर तो नो चार्ज होता है, ठीक। बहुत ऑब्वियस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई नेम द रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिटेड बाय एलिमेंट सी। अब देखो एलिमेंट सी या तो अल्फा निकालेगा, या तो बीटा निकालेगा, या तो गामा निकालेगा, बराबर। मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला है कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया वो डिफ्लेक्ट हुआ। कोई भी चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट तभी ही होगा जब उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, राइट। अब अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो गामा तो नहीं है। अब नोटिस करो मेरा अप्रोच वापस है, तुम, मैं राइट आंसर की तरफ जाने से अच्छा मैं रॉन्ग आंसर देख रहा हूं, बिकॉज कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं अपन। उन्होंने बोला कि जब उसको पेपर से पास कराया गया वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, आई मीन जब आई एम सो सॉरी, जब वो इनटू द पेपर गया मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, मैंने पहले गलत वर्ड्स यूज किए, जब वो इनटू द पेपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके करते हैं ना अपन ये सब, कि डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन तभी आता है जब चार्ज हो। अब गामा पे चार्ज होगा ही नहीं मतलब डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब गामा तो नहीं है। अब रहा बात अल्फा, रहा बात बीटा। अब इसके 2 अप्रोच है सॉल्व करने के, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो और देख लो कि किसका ऊपर जो भी। अब अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, रे कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो नीचे आना चाहिए था। अब आप मुझे एक बात बताओ, डिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है लेकिन हमको तो डिफ्लेक्शन ऊपर दिखा है। डिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज पर, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन ऊपर आ रहा है इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो एक बात तो तय है, पक्का ये बीटा है। अगर आपको ये नहीं समझा, नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बोला प्लेन ऑफ द पेपर से जा रहा है, हमें अच्छे से मालूम है अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है, वो पेपर से भी पास नहीं हो सकता। और अगर ये पेपर से पास हो रहा है इसका मतलब वापस से ये अल्फा तो होगा ही नहीं, तो अल्फा हमारा आंसर नहीं है, क्या है, बीटा। देखा, आई एम सो सॉरी, कितना इजीली आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। सो हमारा आंसर है बीटा पार्टिकल। आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, अगर बीटा पार्टिकल निकला है तो मैं अच्छे से मालूम है बीटा पार्टिकल निकलने पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, राइट। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, बराबर, लेकिन प्रोटॉन नंबर में तो चेंज आ रहा है, राइट। एक सेकेंड, हाँ, बीटा पार्टिकल में क्या, हाँ, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन प्रोटॉन नंबर में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। अब सीधी बात है, जो इसका डॉटर एलिमेंट होगा वो इसके नीचे ही होगा, विच इज ई, ठीक है। नेम द लॉ यूज टू आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिटेड बाय द एलिमेंट। तो क्या लॉ यूज किया हमने यूज किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भले ही हमने ना यूज किया, हमने तो प्योर लॉजिक से ये सॉल्व कर लिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। As far as I know, we are done with section A. Thank you so much for listening patiently. Please do share this specimen paper with as many students as possible, and I've tried my level best. मैं हर ये सब पेपर सॉल्विंग में बोलता हूँ, if there are any corrections, if there is anything you could tell me, guide me so that I can improve. कोई भी तरीके से अगर आपको लगे तो please do let me know. Thank you so much. Bye bye.